इजराइल का ईरान के कमांड सेंटर पर हमला हुआ है। तो बड़ी खबर, ये हम लोग की खबर लगातार आ रही है। इजराइल का ईरान के कमांड सेंटर पर अटैक, मिलिट्री कमांड सेंटर पर इजराइल का ये हमला है। तो आप देखेंगे अगर ईरान कुछ कर रहा है तो इजराइल तुरंत पलटवार कर रहा है। इजराइल को जवाब देने के लिए ईरान भी पीछे नहीं हट रहा और बार बार ईरान की तरफ से देखिए कहा भी गया है कि हम अपनी सुरक्षा करने के लिए तैयार है। यहाँ बात केवल सुरक्षा की नहीं है, बात ये दिखाने की भी है कि हम इतने भी आसान टारगेट नहीं है कि आइए और अब हम हमारे 48 नेताओं को मारकर चले जाइए और हम आपसे सुलह की टेबल पर बैठ जाएं। तो ईरान को शायद ये नैरेटिव भी करने और ये पूरी युद्ध अभी जो है नैरेटिव की भी लड़ाई इसको आप कह सकते हैं। नरेश कौशिक जी, मैं एक चीज जरा इस पर समझना चाहती हूं, क्योंकि आप देखिए ट्रंप को, अगर केवल ट्रंप को लेकर यहां बात करें, ट्रंप क्या कहते हैं कि मैं शांति दूत हूं, मैं शांति ला रहा हूं, मैं शांति की बात करता हूं, है ना। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप इजराइल के साथ मिलकर अटैक कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि देखिए परमाणु खतरा है। मेरा सवाल सर ये है कि क्या अमेरिका ने परमाणु खतरे का डर दिखाकर खुद को आर्थिक मंदी से बचाने का जोखिम भरा जुआ खेल दिया है क्या? की आदत है झूठ बोलने की, खासकर ट्रंप की। उन्होंने तो पहले ही कहा था कि आपको याद होगा जब अमेरिका में बमबारी की थी इजराइल के हमले के बाद ईरान पर, उसमें कहा था कि हमने तो तमाम उनका नेस्तनाबूद कर दिया है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। अगर नेस्तनाबूद कर दिया था तो अब किस बात की आप बात कर रहे हो, आपने तो उस समय खत्म कर दिया था। तो अब आप क्या कह रहे हैं कि हम अब आप ये कहिए कि आप तो हथियार डाल दीजिए, आप कोई न्यूक्लियर आप कुछ नहीं करना चाहते, आप ये कह दीजिए कि आप कोई किसी तरह का एनरिचमेंट भी नहीं करेंगे। हाँ। तो ये जो है इस समय हमें किसी भी बात और पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। जहां तक ईरान की बात है, हमें ये समझना होगा कि ईरान इस समय जितने दबाव में है, वो कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह से ये इजराइल और ईरान अमेरिका के हमले रुकें, और उसके लिए जिसे कहते हैं कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो इस समय वो खाड़ी के दूसरे देशों पर, जहां पर अमेरिकी सेना के अड्डे हैं, वहां वो हमले कर रहा है ताकि उन देशों के नेता अमेरिका पर दबाव डालें कि भाई हम लोगों पर हमले हो रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा उन देशों की जो प्रजा है, जो वो सब मुस्लिम देश हैं, और वहां उन लोगों को इजराइल से कोई सर एक और बड़ी खबर आ रही है, और देखिए लगातार बड़ी खबरें आती जा रही है। तो वो बता दें, तेहरान के अस्पताल पर इजराइल का हमला हुआ है। इससे पहले हमने देखा था जब जोरदार हमला हुआ था, कई छात्राओं की जान चली गई थी, और अब जहां लोग अपना इलाज करा रहे हैं, तेहरान के अस्पताल पर इजराइल का हमला हुआ है। और ये बात पहले भी कही गई है, जब मिसाइलें गिरती हैं तो वो ये नहीं देखती हैं कि वो कहां पर गिर रही हैं, मिलिट्री बेस को अपना निशाना बनाती हैं, लेकिन कई बार आम लोग जो सिविलियंस रहते हैं वहां पर भी ये मिसाइलें गिरती हैं, और उसका असर अब देखा जा रहा है। एक अस्पताल पर हमला हुआ है, कितना नुकसान हुआ ये आगे जरूर पता चलेगा। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पूर्णिमा नाथ भी हमारे साथ में, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, यूएस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा, बातचीत का रास्ता तैयार किया जा रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ठीक है, बातचीत करने को तैयार हैं, नए नेता जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन अगर बातचीत नहीं होती है, कोई समाधान नहीं निकलता है, तो आने वाले वक्त में जिस तरह से युद्ध बढ़ रहा है, बाकी देशों पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ आपको दिख रहा है? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद जी। आपने बातचीत को छेड़ी है। मैं आपको पूछना चाहती हूँ क्या बात, कौन सी नक्शा में आपको ये बातचीत लग रही है? पहले बातचीत नहीं हो रही थी। पहले क्या हो रही थी? टैंगो हो रही थी पहले। देखिए, ये जो ड्रामे है ना, अमेरिकन हिपोक्रेसी, पॉलिटिकल टॉकिंग पॉइंट जो चल रही है अभी, ये इट्स गोइंग टू बी मोर ऑफ ए साइकोलॉजिकल वॉर। एक मास साइकोसिस में लोगों को डालेंगे। लिटरली वॉल स्ट्रीट जर्नल पब्लिश किया हुआ है कि ईरान अमेरिका के ऊपर टारगेट करने वाले थे, इसलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया गया। मुझे आप एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले सर भी बता रहे थे, जून 2025 में जो आपने अटैक किया था, और लिटरली टेबल में बैठे हुए थे तब, टॉक में तब भी आपने अटैक किया था। तब बोल रहे थे, ऑब्लिटरेट किए थे आपने उनका न्यूक्लियर वेपन। अभी कहाँ जमीन से वापस क्या आ गया न्यूक्लियर वेपन? और वो उनके हिसाब से 2 हफ्ते में फिर से आने वाला था। और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये 2 वीक्स, 2 हफ्ता, 10 डेज इज अ वेरी फेमस टाइमलाइन, यू नो दैट राइट। हर कुछ 2 हफ्ते में आने वाला। हमारा डोज चेक जो अभी भी 2 हफ्ते में आ रहे हैं,
हमारा जो अभी ये ड्रामा जो यहाँ पे करते रहते हैं, ये भी लोगों को ब्रेन वॉश करा जा रहा है अभी। मैम आपको जरा रोक रही हूँ, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, ईरान के खिलाफ हमले और तेज करेंगे नेतन्याहू का ये बयान आया है। यानी आप देख लीजिए, इजराइल और अमेरिका मिलकर ये करता है। अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बातचीत के लिए ईरान तैयार है। नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमले बढ़ेंगे। तो यहाँ हर इंसान के अलग अलग बयान है, इसलिए अभी क्या स्थिति है उसको आग पाना, भाप पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि युद्ध में चाहे वो कितना लंबा खिंचे, आपको आखिरकार बातचीत की टेबल पर ही आना होगा। वो आप एक दिन के डैमेज पे आते हैं, 2 दिन के डैमेज पे आते हैं, या 10 दिन के डैमेज पर आते हैं, या आप सालों के डैमेज के बाद भी आपको एक रास्ता जो आपके पास है वो बातचीत का ही है। इस बीच एक और अपडेट, इजराइल के प्रधानमंत्री से ट्रंप ने बातचीत की है। अब ये बातचीत के संदर्भ में आगे क्या रणनीति इजराइल और अमेरिका बनाता है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन प्रणय, ये इजराइल अलग कह रहा है, ट्रंप अलग कह रहा है, ईरान अलग कह रहा है, फिर क्या समाधान, क्या निकाला जाए? आप इजराइल के साथ युद्ध में उतरे हैं। इजराइल कह रहा है कि हम अभी और तेज करेंगे, ट्रंप कह रहा है बातचीत करेंगे। बिल्कुल, इन कड़ियों को, इन डॉट्स को आप जोड़िए तो आपको तस्वीर स्पष्ट समझ में आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ये संकेत दे रहे हैं कि उनके पास मैसेज आया है, ईरान बातचीत करने के लिए तैयार हो सकता है, बातचीत का रास्ता निकल सकता है, लेकिन इजराइल नहीं चाहेगा कि ईरान को इस तरीके से इस ऑपरेशन को अधूरे में छोड़ा जाएगा। और इसीलिए ये खबरें आ रही हैं कि तेहरान पर बमबारी हो रही है। इसीलिए ये तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल इस ऑपरेशन को बीच में नहीं छोड़ना चाहता, बीच में नहीं खत्म करना चाहता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है बेंजामिन नेतन्याहू से। कहीं ना कहीं एक बैक चैनल नेगोशिएशन भी इस समय चल रहा होगा, क्योंकि जो गल्फ देश हैं उनका दबाव अमेरिका पर हो सकता है, अमेरिका के बेसिस वहां पर हैं। इजराइल को मनाने की जिम्मेदारी अमेरिका की होगी, इसीलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि वो मनाएं। और आपको याद होगा कि 12 दिन की लड़ाई भी जब खत्म हुई थी, सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया था, उसके बावजूद इजराइल के विमान ईरान की तरफ बढ़ चुके थे। और बाद में डोनाल्ड ट्रंप को यह कहना पड़ा था कि मैंने फोन करके बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि इन विमानों को लौटा लीजिए, सीज फायर हो चुका है। ऐसा तो नहीं है कि अब ट्रंप फिर दिखाएंगे, देखिए मैं शांति का दूत हूं, पहले हमला कर दो, बाद में फिर बताओ कि देखो मैं तो दूत हूं, मैं तो कह रहा हूं कि बातचीत के टेबल पर आओ। देखिए, बातचीत की सूरत अभी बहुत जल्दबाजी होगा यह कहना कि बातचीत अभी हो सकती है। हाँ। उसके लिए कंड्यूसिव माहौल बनाना होगा, स्थिति बनानी होगी। लेकिन क्या यह ऑपरेशन अभी हॉल्ट होने जा रहा है, रुकने जा रहा है? जिस ऑब्जेक्टिव के साथ में ऑपरेशन शुरू किया गया था, क्या अमेरिका और इजराइल ये कहने की स्थिति में है कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है? अभी तो इस तरीके का कोई बयान आया नहीं है। और अभी ईरान की तरफ से भी लगातार वार किया जा रहा है। तो ऐसे में ईरान की मिसाइल कैपेसिटी भी खत्म नहीं हुई, न्यूक्लियर उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको लेकर अमेरिका ने जो कहा था वो भी सच साबित नहीं हुआ, वो भी खत्म नहीं हुए। तो ऐसे में फिर अब स्थिति क्या है और सवाल क्या है, ये इन दोनों के सामने मुझे प्रणय, क्योंकि आप ये वॉर को पूरे लगभग सुबह से कल से देर रात तक हम नॉन स्टॉप ये खबर चला रहे हैं, युद्ध पर बने हुए हैं, आप लगातार इस पर नजर रख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अमेरिका और इजराइल ने किन किन जगह, 48 नेता केवल टारगेट तो नहीं रहे होंगे, इनके लिए सबसे चिंता जिसको बार बार ये कह रहे हैं कि वो देखिए परमाणु खतरा है, परमाणु खतरा है, तो उस खतरे को इन्होंने टारगेट कर दिया है? अभी तक कहां कहां हमले हुए हैं, किन किन जगहों को टारगेट किया गया? अगर आप देखें तो चाबहार के पास में जो यूएस नेवी ने दावा किया, आज जो ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट आए, अगर हम उसकी बात करें तो चाबहार के पास में एक जर्नैम का क्लास जो ईरानी युद्धपोत है उसको डुबोया गया है, यह अमेरिका की तरफ से दावा किया गया। यानी अगर आप ईरान का नक्शा देखें तो चाबहार से लेकर ऊपर इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। इससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें। 2 घंटे से ज्यादा देर से सीसीएस की बैठक जारी है और देखिए ये बैठकों का दौर भी लगातार जारी है और यहाँ पर मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर ये बैठक हो रही है और बैठक में चर्चा भी हो रही है और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हर हालात पर नज़र यहाँ पर रखी जा रही है। तो विदेशों से भारतीयों की वापसी पर चर्चा ज़रूर इस बैठक में हो रही होगी क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेज भी आए हैं, कई वीडियोज़ भी आए हैं जिसमें वो वापस आने की गुहार भी लगा रहे हैं, सरकार से इंतज़ाम करने की बात भी कर रहे हैं। तो सीसीएस की बैठक को काफ़ी लंबा वक्त हो गया है। न्यूज़ रूम से सुमित जुड़े हुए हमारे सहयोगी, उनसे भी जान लेते हैं। काफी लंबा वक्त हो गया है सुमित, सीसीएस की बैठक को लेकर क्या जानकारी आपके पास आ रही है अभी? देखिए, हमेशा सीसीएस की बैठक हो और खासतौर पे ऐसे मौजूदा हालातों के अंदर जब बातचीत की जाती है तब वर्स्ट केस सिनारियो के ऊपर बातचीत की जाती है कि आखिरकार अगर परिस्थितियां बहुत तेजी से इसी तरीके से बदलती रही और ज्यादा मुश्किल हालातों में पहुंचती रही तो फिर किस तरीके के काम हमें करने होंगे, क्योंकि 90 लाख से ज्यादा भारतीय इस समय मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों में मौजूद है। हालांकि बहुत मुश्किल है इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना, निकाल पाना लंबा समय लगता है। लेकिन क्या इस लंबे समय में दोनों देश या फिर आप कह सकते हैं तीनों देश जो है वो युद्ध विराम के लिए
आप कह सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे हालात तो बिल्कुल बनते हुए नहीं दिख रहे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका के ऊपर आप कह सकते हैं कि या फिर इजराइल से बातचीत करके, ईरान से बातचीत कर कोई नया नतीजा, कोई एक कह सकते हैं कि एक ऐसा नतीजा निकाला जा सकता है जिसमें बातचीत के दौर को आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत के संबंध ईरान से भी अच्छे हैं, इजराइल से भी अच्छे हैं, और इसी वजह से लगातार भारत ये कोशिश कर रहा है कि ना सिर्फ अब इन परिस्थितियों को मॉनिटर किया जाए, लेकिन अपनी तैयारियों को भी मुस्तैद रखा जाए। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि दोनों देश लगातार नहीं आगे बढ़ते या फिर आप युद्ध विराम के लिए नहीं लागू करते, तो फिर निश्चित तौर पर ऐसे केसेस में भारतीयों को जो लगातार वहां से निकलना चाहते हैं, जो टूरिस्ट के तौर पर, स्टूडेंट के तौर पर वहां से निकलना चाहते हैं, उनको निकालने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। ठीक है, इस बैठक पर नजर रखी रहिएगा सुमित, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। प्रणय, आप अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये जान पाना भी जरूरी है कि टारगेट इजराइल और अमेरिका ने क्या क्या रखा था और क्या उसको अचीव कर लिया, उससे भी समझ में आएगा कि आगे क्या और होने वाला है। प्रणय, देखिए, ईरान की राजधानी तेहरान बड़ा जो है कैपिटल सेंटर है, इसलिए उसको टारगेट किया गया। खासतौर पर जो वहां पर मिलिट्री हेडक्वार्टर, पॉलिटिकल हेडक्वार्टर और साथ साथ जहां पर मिसाइल साइलोज या मिसाइल कैपेसिटी हो सकती है, उनको टारगेट किया गया। इसके अलावा कूम, ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है उसके हिसाब से कूम एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, वहां पर टारगेट किया गया। इसके अलावा जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनके लिहाज से, और साथ ही जो IRGC के जो सेंटर्स हैं मशहद के अंदर, वहां पर उस हिसाब से उन्हें टारगेट किया गया। इसके अलावा इस्फहान, मशहद, ये वो तमाम शहर हैं जिन्हें टारगेट किया गया, जिनकी रिपोर्ट सामने आई हैं। यानी ईरान का अगर आप नक्शा देखें, ईरान एक बहुत बड़ा कंट्री है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर उसका पूरा क्षेत्रफल है, तो उसके अलग अलग जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं उन सब जगहों को निशाना बनाया गया। अगर जो तस्वीरें और जो वीडियोस जारी किए हैं IDF की तरफ से, उसको 3 चरणों के अंदर लागू किया गया। सबसे पहले ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको टारगेट किया गया, ताकि ईरान जो है वो किसी एयर पैकेज, जो एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, उनको काउंटर ना कर सके। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं उनको फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के अंदर जो बॉम्बिंग है वो की गई। 200 एयरक्राफ्ट पहली बार में इजराइल की तरफ से इस्तेमाल किए गए, यानी आप मान सकते हैं कि बहुत बड़ा ये एयर स्ट्राइक था। इतनी बड़ी हलचल चल रही थी प्रणय, फिर सवाल तो ईरान की तैयारियों पर, क्योंकि ईरान तो बार बार बयानों में कहता था हम तैयार हैं, हम युद्ध हो जाएगा तो हम निपट लेंगे, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। उसके बाद वो एक ही जगह 48 नेता को लेकर बैठक भी कर देता है ऐसे हालातों पर। इस पर हम आगे आपसे जवाब लेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस एक और बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल को ईरान की बड़ी धमकी देखने को मिली है, और अमेरिका इजराइल लगातार हमले कर रहे हैं, तो ईरान भी अपनी तरफ से साफ धमकी दे रहा है कि आत्मरक्षा के लिए हमारी कोई सीमा नहीं है। ये ईरान ने कह दिया है कि हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। ईरान के विदेश मंत्री अरागची का यह बड़ा बयान आया है कि हम शांत बैठने वाले नहीं हैं, और अगर जब बात हमारी सुरक्षा की हो तो हम वहां पर कोई भी सीमा नहीं देखेंगे। बार बार ईरान की तरफ से यही आ रहा है कि हम चुप नहीं बैठने वाले, इसमें कुछ नया नहीं नजर आता है। ठीक है, मैंने अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल, तो मैं यही कह रहा था कि ये जो बयान भी आया है, इससे भी आप संकेत देख सकते हैं कि एस्केलेटिंग मैट्रिक्स जिसकी हम बात कर रहे थे, कि अगर चरण दर चरण देखा जाए तो ईरान किस हद तक जा सकता है, उसका ये संकेत देते हुए यहाँ पे सैयद अब्बास अरागची आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन ईरान के अंदर जब तक, अभी ये टारगेट कब तक चलेगा, जब तक कि इजराइल को ये लगता है कि ईरान के पास में मिसाइल कैपेसिटीज हैं और उनको खत्म करना है, वो साइलो। मेरा सवाल ईरान की तैयारी पर था कि आप अपने सारे 48 नेता लेकर एक जगह बैठक करते हैं, जब आपको पता है, आप देख रहे हैं हलचल तेज है, आप बार बार कह रहे हैं हम तैयार हैं, फिर ये तैयारी कैसी? बहुत पेचीदा सा सवाल है, और सवाल इसलिए है क्योंकि इसको लेकर ये आशंकाएं इसलिए भी खड़ी होती हैं कि क्या उनको वहां पर जमा किया गया, करवाया गया, आखिर कैसे वो एक जगह पर इतने सारे लोग मौजूद थे ऐसे समय में, जबकि उस बात का खतरा मौजूद है कि उन्हें टारगेट किया जा सकता है। लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी कि अयतुल्लाह अली खमनेई जो है वो तेहरान से बाहर हैं, सुरक्षित जगह के ऊपर मौजूद हैं, फिर वो वहां पर कैसे थे? यानी ये जो, क्या घर में कोई भेदिया था या कोई उनके नजदीकी रिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ये ईरान के इन्वेस्टिगेशन का सवाल है। हम तो ये आशंका ही जता सकते हैं। रोहित शर्मा भी इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, अभी आपके पास क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ खबरें आ रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई थी कि नए नेता हमसे बातचीत करने को तैयार है, और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ट्रंप की बातों पर भरोसा करना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वो कुछ बात कहते हैं, करते कुछ और हैं, और ये पिछले कुछ दिनों में हम देखते आ रहे हैं। देखिए, अभी तो जो हॉट ऑफ द प्रेस जैसे हम कहते हैं, वो खबर ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल, बहरीन और यूएई के लीडर से बात की है, और कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा बैकग्राउंड पे हमें नहीं मिल पाया है, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले इजराइल के लीडर से और बहरीन के लीडर से और यूएई के लीडरशिप से उनकी बात हुई है। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि यूएई ने अपनी जो एम्बेसी है तेहरान में उसे बंद कर दिया है, और वहां से अपना जो एम्बेसी में जितना भी स्टाफ है, एम्बेसडर, उन्हें रिकॉल कर लिया है। तो अभी फिलहाल आई थिंक डिप्लोमेटिकली यूएई की तरफ से एक मूव किया गया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है यूएई की लीडरशिप से,
तो आई थिंक एक मैसेज देने की बात हो रही है यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कि ईरान को समझाया जाए, एक ऑफ रैंप की तरफ लेके जाने की कोशिश की जाए अगर पॉसिबल है डिप्लोमेटिकली, एंड ऑल्सो जिस तरह का एस्केलेशन हम देख रहे हैं फिलहाल वहां पे, तो अच्छा। दोनों फ्रंट पे आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प की टीम जो है वो लगी हुई है लगातार। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम लगी हुई है। कर्नल रोहित देव भी हमारे साथ में है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल रोहित देव, क्योंकि अभी एक बयान आया था, अभी जस्ट एक ब्रेकिंग बड़ी खबर आई थी जिसमें इजराइल की तरफ से ये बात कही गई थी कि हम और ताकत के साथ हमला करेंगे। वहीं ईरान से भी एक बड़ी खबर आई थी, ईरान ने कहा था कि हम कोई सीमा नहीं देखेंगे जब हम बात हमारी रक्षा की आएगी। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि इतने सब सैंक्शंस लगे हुए थे, इतनी अस्थिरता ईरान में पिछले कुछ वक्त से हम देखे जा रहे हैं, आंतरिक कलह हम देखे जा रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा था ईरान में। कितने वक्त तक ईरान टिक सकता है, वो हालात मैं आपसे समझना चाह रहा था। ईरान तो अभी आप अगर देखें छोटे में लड़ाई, प्रेशर एक्चुअली अमेरिका पर है कि इस लड़ाई को कितनी जल्दी खत्म किया जाए। अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई और ज्यादा चले, क्योंकि उसकी जो नेगेटिव परसेप्शन आएगी, उनके ट्रूप्स की जो कैजुअलिटी आएगी, वो नहीं सहन कर पाते, क्योंकि उनकी आप अंदरूनी जो मामलात हैं अभी आप जानते हैं। तो अमेरिका के जो उनका जो एक रणनीति ये है कि अभी उन्होंने काफी नेता मार दिए हैं खमेनी रजीम के, और वो चाहेंगे कि वो बाहर निकल जाएं अभी, और वो फिर अपना परसेप्शन मैनेजमेंट करें अपने कंट्री में और पूरे विदेश में कि किस तरह से उन्होंने एक प्रेसिशन शॉर्ट टर्म वॉर करके अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करके निकल गए। मानना उसको गलत होगा, क्योंकि ट्रंप ने एक और रैशनल दिया है इस लड़ाई का, वो है रेजिम चेंज। दूसरा, जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल के स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बड़े क्लियर थे। इजराइल नहीं चाहेगा। एक और बड़ी खबर आ गई सर, एक और बड़ी खबर आ गई। ईरान के हमले पर इमैनुअल मैक्रो का बड़ा बयान आया है, वो आपको बता दें। इमैनुअल मैक्रो कह रहे हैं ईरान की जवाबी कार्रवाई गलत है। इमैनुअल मैक्रो ईरान की जवाबी कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। ईरान के हमले पर यह बड़ा बयान सामने आया है, लेकिन ईरान की कार्रवाई को गलत बताया जा रहा है इमैनुअल मैक्रो की तरफ से, जबकि ईरान ये बात कह रहा है कि हम अपनी रक्षा करने के लिए कोई सीमा मतलब नहीं देखते, हम सारी सीमा लग जाएंगे। प्रणय, इसको कैसे देखें? देखिए, यूरोप ने अमेरिका का साथ दिया था, खासतौर पर जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गए। JCPOA जो कि समझौता हुआ था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, उसमें एक पार्टी था फ्रांस। लेकिन जिस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अब हालात बने हैं, उसके अंदर फिलहाल अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा हुआ यूरोप और यूरोपीय संघ नजर आ रहा है। ऐसे में इमैनुअल मैक्रों का यह बयान निश्चित रूप से ईरान के समर्थन जुटाने की जो कोशिशें हैं उसके लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रांस का एक एंगल यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयातुल्ला खुमैनी यानी जो पहले सुप्रीम लीडर इस्लामिक क्रांति से पहले फ्रांस के अंदर ही मौजूद थे। वो फ्रांस से ही फ्लाइट लेकर तेहरान पहुंचे थे जब इस्लामिक क्रांति हुई थी, और जो शाह रजा पहलवी जो हैं, जो कि ईरान के शाह थे, वो देश छोड़कर भागे थे। तो फ्रांस का ये कहना इसलिए ईरान के लिए जो वो समर्थन की हमदर्दी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कम होती नजर आती है। समर्थन है किसका प्रणय? अभी तक ईरान के समर्थन में नजर, और ईरान ने क्या वो कोशिश की भी है? बातों के शहंशाह तो यहाँ पर रूस और चीन दोनों नजर आ रहे हैं, लेकिन बातों से तो वॉर चलेगी नहीं सर।